ठीक है, तो हम लोगों ने प्रोसेस के लिए वर्क डन, इंटरनल एनर्जी और हीट की रिक्वायरमेंट ये सारे एस्पेक्ट्स जो थे वो कवर अप कर लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हम लोग स्टार्ट कर चुके थे वो था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो हम लोगों ने बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम का मीनिंग होता है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पॉसिबल मेथड्स जिसमें कोई गैसियस सिस्टम एनर्जी को स्टोर कर सकता है वो होता है उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। और गैसियस सिस्टम के लिए सबको याद भी आ रहा होगा कि गैसियस सिस्टम के पास एनर्जी स्टोर करने के तीन ब्रॉडर मेथड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। अब वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर आएगा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद हम लोगों ने गैसेस की बात करी थी। सबसे पहला उसमें हम लोगों ने डिस्कशन करा था फॉर मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए मोनो एटॉमिक गैस के लिए हम लोगों ने देखा था टोटल मिला के जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे वो होंगे तीन ट्रांसलेशनल, जीरो रोटेशनल एंड जीरो वाइब्रेशनल। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं था कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो नेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें मिलेगा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा हमेशा में 3 मिलेगा। तो मोनोएटॉमिक गैस का टोटल मिला के जो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलता है वो होता है 3। इसके पास 3 इंडिपेंडेंट मेथड्स हैं जिसमें ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकता है। मोनोएटॉमिक गैस का एग्जांपल जैसे आप लोगों ने बताया था इनर्ट गैसेस वगैरह जो होती है उन सब के लिए ये एप्लीकेबल होगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी डायटोमिक गैसेस की। अब हम बात करते हैं डायटोमिक गैसेस के लिए। डायटोमिक गैस के लिए मैं बताया था दो केस होते हैं। एक होता है लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पर हमने बताया था कि लोअर टेम्परेचर पर तो 3 ट्रांसलेशनल होंगे, 2 रोटेशनल होंगे और वाइब्रेशन में एक भी नहीं होगा, तो 0 वाइब्रेशनल। और ये मिलाकर हमारे पास सम आया था 5। पर ये कब आया था? ये आया था लो टेम्परेचर्स पर। इसको मैं अभी लिख देता हूँ शॉर्ट में पास में LT। LT मीन्स एट लोअर टेम्परेचर्स। ठीक है। अब इसके बाद हायर टेम्परेचर की बात करते हैं। तो हायर टेम्परेचर पर क्या होगा? हमने बताया था हायर टेम्परेचर पर 3 ट्रांसलेशन तो देखो चेंज नहीं होंगे, 3 ट्रांसलेशन तो आपको सब में ही मिलेंगे। 3 ट्रांसलेशनल, रोटेशनल भी डायटोमिक में 2 ही होंगे, पर हायर टेम्परेचर से मैंने बताया था 2 वाइब्रेशनल होंगे। क्यों होंगे? एक होगी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक होगी वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेन है वाइब्रेशनल मोशन को कंसिडर करते हैं तब। और ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, बहुत सारे बुक्स में ये देखा भी गया है और कई जगहों पर ये लोग इसको क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, 1 वाइब्रेशनल। तो वो हो जाता है फिर 3 + 2 + 1, तो वो 6 हो जाता है जो कि गलत होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना है? हम लोगों को यहाँ पर लिखना है F = 7। टोटल मिलाकर 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे डायटोमिक गैस के पास एट हायर टेम्परेचर। तो देखो गैस वही है, गैस तो वही डायटोमिक गैस है। जैसे एग्जांपल आप लोगों ने बताया था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने मुझे आते हैं मैंने बता दिए। इसके बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सबके लिए लो टेम्परेचर पर आपसे कोई पूछता है डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 5, हाई टेम्परेचर पूछता है तो 7। अब हम बात करते हैं ट्राइटोमिक गैस की, बात कर सकते हैं। इसको भी नोट मत करना, मैं अच्छे से प्रॉपर सीक्वेंस में भी नोट करवा दूंगा। ट्राइटोमिक गैस का एग्जांपल मैं नहीं बताऊंगा, 2 एग्जांपल मैं बता चुका हूँ। ट्राइटोमिक का एग्जांपल आप लोग खुद ही समझ सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलते होंगे ट्राइटोमिक के। तो यहाँ मैं एग्जांपल अवॉइड करूँ। जैसे एग्जांपल H2 हो गया, H2 अगर गैसियस स्टेट में है तो H2 हो जाएगा एग्जांपल ऑफ ट्राइटोमिक गैस का। ठीक है। अब देखो ट्राइटोमिक गैस में भी 2 केस होंगे, हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर तो हटा दो। उसके अलावा ट्राइटोमिक गैस होती है 2 टाइप की, एक होती है लीनियर और एक होती है नॉन लीनियर। जैसे अब मैं बात करता हूँ मान लो लीनियर ट्राइटोमिक की।
लीनियर ट्राइटोमिक का मतलब समझ में आ रहा है? लीनियर ट्राइटोमिक मतलब गैस कुछ इस टाइप से दिखेगी आपको। ये देखो, ये सभी एटम स्ट्रेट लाइन में अरेंज, लीनियर ट्राइटोमिक गैस है। तो लीनियर ट्राइटोमिक गैस के लिए जब हम बात करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की, ट्रांसलेशन तो 3 ही होते हैं, रोटेशनल 2 होंगे। 2 कैसे होंगे? देखो, एक्स एक्सिस के अबाउट तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो, लीनियर ट्राइटोमिक में अगर मैं एक्स एक्सिस कंसीडर करता हूँ, ये देखो ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका 0, डेफिनेटली वाई के अबाउट जरूर होगा और जेड एक्सिस के अबाउट होगा, तो दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। ठीक है, लीनियर ट्राइटोमिक के लिए फिर से 2 रोटेशनल और एक्स वाइब्रेशनल। एन लिख दो, एक्स लिख दो, मैं बताऊंगा एक्स क्यों लिखा है यहाँ पे मैंने। अब इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर टोटल हो जाता है एफ इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स। अभी क्वेश्चन ये कि मैंने यहाँ पे एक्स वाइब्रेशन क्यों लिखा है। देखो, एक्चुअली होता क्या है, हायर टेम्परेचर की अगर मान लो बात करता हूँ, मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, तो हायर टेम्परेचर पर हो सकता है कि ये बॉन्ड वीक हो, ये बॉन्ड स्ट्रांग हो, यहाँ पे वाइब्रेशन प्रेजेंट हो, यहाँ पे वाइब्रेशन प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली कुछ वाइब्रेशन एनर्जी आएगी इसके पास। और अगर टेम्परेचर और इंक्रीज कर दूंगा, दोनों बॉन्ड्स जो हैं अगर वो वाइब्रेट करते हैं, तीनों एटम्स वाइब्रेट करते हैं, तो फिर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएगा। तो इन जनरल आपको हमेशा हमेशा क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में दिया होगा कि लोअर टेम्परेचर है तो 5 लेंगे। अगर आपको दिया है कि लोअर टेम्परेचर पर कितना है तो 5, पर अगर आपसे कहा जाएगा कि गैस इज दैट हायर टेम्परेचर, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू आपको एग्जाम में दी जाएगी कि हायर टेम्परेचर पर कंसीडर 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम या 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो भी दिया होगा वैल्यू दी होगी आपको एग्जाम में, आपको उस वैल्यू को यूज करना है। लोअर टेम्परेचर पे 5 और हायर टेम्परेचर पे एक्स्ट्रा वाइब्रेशन कितनी आ जाएगी, एक्स वाइब्रेशनल, तो 5 प्लस एक्स। अब इसी तरह से हम बात करते हैं नॉन लीनियर ट्राइटोमिक की। नॉन लीनियर ट्राइटोमिक, इसमें होता क्या है, नॉन लीनियर ट्राइटोमिक में ये तीनों एटम्स स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड नहीं होते हैं। वही H2O का एग्जांपल, जितना मुझे याद आ रहा है शायद कुछ 108 डिग्री शायद कुछ होता है एंगल, मुझे तो याद नहीं, 72 या 108 डिग्री कुछ ऐसा होता था एंगल। जैसे H2O की बात कर लो या ABC इस टाइप का, देखो ये कैसी है, नॉन लीनियर ट्राई एटोमिक, ABOC। तो जब हम आप पे बात करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की, तो 3 तो ट्रांसलेशनल हो गई, रोटेशन सबको समझ में आ गया होगा, 3 लेंगे, वाइब्रेशन क्वेश्चन में दी जाएगी, टोटल मिला के यहाँ के कितना लिखेंगे, 6 प्लस एक्स। देखो ये पॉइंट क्लियर होगा, यहाँ पे रोटेशनल 3 क्यों लिखी है मैंने, बाकी सब तो समझ में आता है, ये एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं करा। देखो मैंने, ये एज इट इज दिख रहा होगा आपको। वाइब्रेशन भी एग्जाम में दिया जाएगा वो दो, कि इतना वाइब्रेशन डिग्री लेना है इसका हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हायर है तो लोअर टेम्परेचर तो 0 ही लेंगे। बस देखो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है, रोटेशनल जो 2 था उसको मुझे 3 करना पड़ गया। ये एक्स्ट्रा 1 ऐड क्यों हुआ है सबको समझ में आ रहा होगा। इस बार इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों एक्सिस के अबाउट होगा, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास लेते हैं और सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस भी अगर हम देखते हैं, जैसे मान लो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस देखते हैं, तो तीनों एटम्स जो हैं उससे कुछ डिस्टेंस पर होंगे। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए तीनों डायरेक्शंस के अबाउट इसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब तीनों एक्सिस के अबाउट, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अबाउट, हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी की इंडिपेंडेंट वैल्यूज लिख सकते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा कितना, 6 प्लस एक्स इन टोटल। हाँ, मैं 1 मिनट नोट करने के लिए बता देता हूँ, 1 मिनट रुकना, मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ।
वैसे देखो देखते देखते हम लोगों ने कितना कुछ पढ़ लिया, हम लोगों को पता नहीं चला, बट हम लोग कितना आगे आ गए यहाँ तक। ठीक है, तो हमको ये नोट करना है। अब देखो यहाँ पर मैंने लीनियर ट्राइएटॉमिक की जगह लीनियर पॉलीएटॉमिक लिखा है। ठीक है, लीनियर पॉलीएटॉमिक और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में क्या जाएगा, ट्राइएटॉमिक भी आ जाएगा, और ट्राइएटॉमिक से ज़्यादा भी अगर कोई गैस होती है जिसमें 4 एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है, 4 एटम्स 5 एटम्स, वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब पॉलीएटॉमिक हो जाएंगे। डायटॉमिक के बाद जितने हम पढ़ रहे हैं वो सब क्या है, दे आर ऑल केसेस ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस। मोनोएटॉमिक के लिए हाई लो कुछ भी नहीं होगा, मैं बता चुका हूँ कि मोनोएटॉमिक में हाई टेम्परेचर भी ले लोगे तो भी सिंगल एटम वाइब्रेट नहीं करेगा। वाइब्रेशन जब होगा जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है, तो सिंगल एटम है वो वाइब्रेट नहीं करेगा, वो सिर्फ ट्रांसलेट करेगा, रोटेट करेगा। वाइब्रेट कब होगा, जब बीच में बॉन्ड भी होगा, ट्रांसलेट करने के साथ वाइब्रेशन भी पॉसिबल हो सकता है। वाइब्रेशन में दो क्यों लिखा है हम लोगों ने, मैं फिर से बता देता हूँ जिन लोगों को डाउट आया है। देखो वाइब्रेशन में दो एनर्जी होती है उसके पास, ये देखो हमने लिखा भी था, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी अलग होती है, वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है। तो इसलिए जब भी वाइब्रेशन लेंगे डायटोमिक के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखा है 2। एक होगा करस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक होगा करस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, अब यहाँ तक पढ़ने के बाद अब सिर्फ हमें एक पॉइंट और पढ़ना है, बस उसके बाद हम लोग एक्चुअली अब क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। बस वो पॉइंट हमें पढ़ना है, ये वाला, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। हालांकि इसका स्टैटिस्टिक्स में डेरिवेशन भी होता है। अच्छा, नोट नहीं किया था, 1 मिनट, ठीक है ठीक है, 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं, जल्दी से नोट कर लो।
ठीक है, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखो नाम से कुछ क्लियर हो रहा है, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। और ऑल्दो हम इसका सिर्फ स्टेटमेंट देखेंगे, इसका एग्जैक्ट जो डेरिवेशन होता है, जो मैक्सवेल ने जिस तरह से डिराइव किया था, जिसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, वो सब कुछ तो हमारे इसमें नहीं है। बहुत ज़्यादा डिटेल मैथमेटिकल पोर्शन जो होता है वो सब नहीं है, बट आप लोगों के सिलेबस में जेई के अंदर मेंशन है कि इसका जो पर्टिकुलर ये स्टेटमेंट होता है और इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो हमें जरूर पढ़ने पड़ेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी की। हम लोग डायरेक्टली लॉ की बात कर रहे हैं, इसलिए डेरिवेशन मत पूछना कि सर ये डिराइव कहाँ से होता है। ये इसका जो एग्जैक्ट डेरिवेशन होता है जो मैक्सवेल ने किया था वो स्टैटिस्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स को मिक्स करके उन्होंने डिराइव किया था। बट स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो स्टेटमेंट ये होता है कि गैसियस सिस्टम के पास जो भी टोटल इंटरनल एनर्जी होती है वो हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइडेड होती है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई गैस मोनो एटॉमिक है, जैसे हीलियम है, मान लो हीलियम के पास 100 जूल की टोटल एनर्जी है। हीलियम का एक हमारे पास एक चैम्बर में बहुत सारे एटम्स है हीलियम के, और इस सैंपल की टोटल इंटरनल एनर्जी है 100 जूल। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल एनर्जी होगी। मतलब ये तीन ट्रांसलेशन है ना, तीनों ट्रांसलेशन में मिलाकर 100 जूल है, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी होगी? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में होगी 100/3। या फिर जैसे अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डायटोमिक की, जैसे अब सपोज हम बात करते हैं डायटोमिक गैस की, तो डायटोमिक गैस के लिए मान लो मैं लो टेम्परेचर की बात करता हूँ। चलो लो टेम्परेचर की बात करता हूँ, हमारे पास है ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, तो उसको लो ही टेम्परेचर मानूंगा मैं, लगभग लगभग लो टेम्परेचर मान सकता हूँ। मान लो कि हमारे पास एक सैंपल था ऑक्सीजन का, चैम्बर के अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और टोटल एनर्जी है इसकी 200 जूल। तो टोटल जो 200 जूल की एनर्जी है वो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी होगी? 40 जूल होगी। 40 जूल एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास, और 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास टोटल हो जाएगा 5 × 40 जूल। तो देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के आपको इक्वल पार्टीशंस करने हैं, और इक्वल पार्टीशंस करने के बाद हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ऐसा नहीं कि ये ट्रांसलेशन है तो हम इसको ज़्यादा देंगे, हमें रोटेशनल कम पसंद तो रोटेशन को कम देंगे, वाइब्रेशन हमें अच्छा लगता है या वाइब्रेशन भी हमने पढ़ा ही नहीं तो उसको देंगे ही नहीं एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हो, गैस ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में प्रूव करा कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होगी वो इक्वली डिवाइड होगी। तो किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। यही मेन कंसेप्ट था मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का। तो बेसिकली जो एनर्जी होगी उसको हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइड कर दो। अब इसके बाद एक स्टेटमेंट आपको बस याद रखना है, ये वाला। ये अगर याद हो गया तो बस इसके बाद तो ये दोनों स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। देखो पढ़ो क्या लिखा है, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 12 kT। एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, शॉर्ट में लिखना उसको, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 12 kT। अच्छा अब अगर मुझे बताओ पर मॉलिक्यूल इतनी है तो पर मोल कितनी होगी? एवरेज एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझ में आ गया होगा? देखो भाई एक मॉलिक्यूल की इतनी एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की इतनी एनर्जी, तो एक मोल के अंदर कितनी एनर्जी होगी? इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? एवोगाड्रो नंबर से। ये क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वैसे आप लोगों ने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या बात है, कहाँ गायब हो गए सब लोग? कहाँ हो भाई?
हम अकेले तो नहीं पढ़ा रहे, कोई है ही नहीं है। अच्छा, एवोगैड्रो, ओ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? देखो भाई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मतलब होता है बिल्कुल शॉर्ट में R अपॉन एन ए। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट। Na क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर। तो R अपॉन एन होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब बताओ मुझे कि एक मॉलिक्यूल के लिए इतनी है, एक मॉलिक्यूल के लिए इतनी है, तो एक मोल के लिए कितनी होगी? इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? Na से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को जब मैं Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? गैस कांस्टेंट मिलेगा। तो ये गैस कांस्टेंट मिल गया। अब ठीक है, आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट स्टोरी ये होगी, ये देखो मैंने 1 मोल के लिए निकाला है, 1 मोल के लिए इतनी है, तो मुझे बताओ n मोल के लिए कितनी होगी? हाफ nRT। वही बेसिक रेशियो चल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल से एक मोल, एक मोल से n मोल। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, बट कंफ्यूजन किसी को हो नहीं, दो बार फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। एक मॉलिक्यूल से एक मोल से n मोल, तो k से r और r से nr, n है नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, अब ये सब किसके लिए निकाल रहा हूँ? देखो, ये सब मैं पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहा हूँ। अब अगर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी है, तो मुझे बताओ कि f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी होगी? एवरेज एनर्जी फॉर n मोल फॉर f डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये देखो, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इतनी है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इतनी, तो f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी होगी? f/2 nRT। बस यही हमें पढ़ना था कि गैस की इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी इतनी भी होती है। मैं फिर रिपीट करूंगा, ये क्या है? ये है एवरेज, हटा देता हूं मैं, अभी तो टोटल आ गई है एनर्जी। ये है टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ गैस, n मोल्स ऑफ गैस फॉर f डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि होगा f/2 nRT। f/2 nRT होगी इसकी टोटल एनर्जी। जैसे मान लो आपसे कहा जाए 3 मोल हाइड्रोजन के लिए, ध्यान से देखना, 3 मोल हाइड्रोजन के लिए एट 27 डिग्री सेल्सियस, बताओ उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी? तो 3 मोल हाइड्रोजन अगर हमारे पास एक कंटेनर में है 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? f/2 nRT में f कितना है? लो टेम्परेचर पर देखो, याद है लो टेम्परेचर पर 5 पढ़ाया था मैंने, ये देखो लो टेम्परेचर पर हाइड्रोजन डायटोमिक है, हाइड्रोजन मीन्स डायटोमिक, डायटोमिक लो टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 5। n कितना दिया है क्वेश्चन में? 3। r कितना लोगे? 8.314। और t कितना है? 300। तो आपको ये जो आंसर मिलेगा, आंसर किस में मिलेगा? आंसर मिलेगा आपको जूल्स में। ये इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी हाइड्रोजन की एट 27 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि लो टेम्परेचर है तो मैंने यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना लिया है? इसका 5 लिया है। ये है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। हाँ, 3/2 एनआरटी पढ़ा था आपने। 3/2 एनआरटी कहाँ पढ़ा था? मैं बताता हूँ, मोनोएटॉमिक के लिए पढ़ा था। देखो, समझ में आ रहा है आपको 3/2 एनआरटी किसके लिए आएगा? मोनोएटॉमिक के लिए। मोनोएटॉमिक के लिए देखो हम प्रूव भी कर सकते हैं, मोनोएटॉमिक के लिए तो बहुत ईजी है प्रूव करना भी, आप प्रूव खुद ही कर सकते हो। आपने आरएमएस स्पीड पढ़ी है ना, आरएमएस स्पीड से आप टोटल एनर्जी फाइंड कर सकते हो, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा डेरिवेशन में 3/2 एनआरटी। मोनोएटॉमिक के लिए बहुत ईजी है प्रूव करना। विद द हेल्प ऑफ, आप याद है वीआरएमएस आप लोग पढ़ते हो, वीआरएमएस के हेल्प से मोनोएटॉमिक के लिए प्रूफ हो सकता है इजीली।
हाँ, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है इसमें एवरेज मत लिखना बस, बाकी सब कुछ ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगी टोटल एनर्जी। वो एक्चुअली सेम टू सेम मैंने टाइप कर दिया है, इसको आपको क्या लिखना है जो हमने बोर्ड पे लिखा था, टोटल एनर्जी या एनर्जी लिख दो चल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, इट रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी। ये हो जाएगा टोटल एनर्जी F/2 nRT। चलिए अब इसके बाद अब फाइनली लोगों को एक टेबल नोट करना है। और वो टेबल आप ऑलरेडी फॉर्म कर चुके हैं। वो टेबल बनेगा कैसे, मैं थोड़ा सा एक बार इंडिकेट कर देता हूँ। हर एक गैस का अब हम सीपीओ सीवी की वैल्यू लिखेंगे। जितनी भी गैसेस सब होती है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, सबके लिए हमें सीपी सीवी का और उसका रेशियो जो सीपी बाय सीवी इक्वल्स टू एफ होता है, उसका जो रेशियो होता है वो हमें नोट करना है। बट उससे पहले जस्ट पहले एक छोटा सा पॉइंट और है। देखो पॉइंट ये है कि अभी हम लोगों ने एनर्जी पढ़ी, F/2 nRT, F/2 nRT की अभी हमने टोटल एनर्जी पढ़ी। और हमें तो पता है कि इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, एनसीवी डेल्टा टी या एनसीवी टी। टी टेम्परेचर पर याद है एब्सोल्यूट एनर्जी हमने लिखी थी, इंटरनल एनर्जी लिखी थी एनसीवी इंटू टी। तो यहाँ से हम पढ़ रहे हैं F/2 nRT और वैसे में पता है वो होती है एनसीवी इंटू टी। तो यहाँ से देखो आपको क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको मिल जाएगा सीवी की वैल्यू। सीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, FR/2। अब यहाँ से थर्मोडायनामिक्स इंटरेस्टिंग क्यों होता है, देखो मैं ये बता दूं। इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया देखो अभी ये कि सिर्फ थ्योरी के हेल्प से आप लोगों ने क्या करा, कल से आपको कोई भी गैस दे दूं, जैसे मान लो मैं आपको बोला कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का आपको एफ पता है। आपको हाइड्रोजन का एफ पता है तो आप हाइड्रोजन का सीवी फाइंड कर सकते हो। आप अगर हाइड्रोजन का सीवी फाइंड कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा, थ्योरेटिकली ही पता चल जाएगा कि अगर एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाले वेसल में हाइड्रोजन ट्रैप्ड है और मुझे उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी। मैं डायरेक्टली सिर्फ पेन और पेपर के हेल्प से कैलकुलेशन से ही फाइंड कर सकता हूँ, एस्टिमेट निकाल सकता हूँ कि रियल लाइफ में भी अगर एक क्लोज कंटेनर में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और मुझे उसे हीट करना है तो कितनी एनर्जी लगेगी। देखो कैसे फाइंड करा, सीवी निकल जाएगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का सीवी कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन के एफ की वैल्यू पता होनी चाहिए, डायटोमिक है तो उसके लिए 5 होगा। हीलियम होता तो हीलियम के लिए क्या लेता, मैं 3 लेता। तो हीलियम का सीवी कितना जाता, 3R/2। एक बार सीवी पता चल गया, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, एन सीवी डेल्टा टी। अच्छा ना सिर्फ सीवी, इससे आप सीपी भी निकाल सकते हो। मुझे बताओ, इसको लिखना मत, अभी मैं लिखवा दूंगा अच्छे से। इससे आप यहाँ पे सीपी भी निकाल सकते हो, कैसे, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीवी प्लस आर। इसमें एक्स्ट्रा मुझे आर ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा ये, F+2/2 इंटू आर। ये आपको मिल जाएगा सीपी, F+2/2 इंटू आर, ये आपको मिल जाएगा सीपी। और सीवी और सीपी आने के बाद गामा भी मिल जाएगा। गामा कैसे निकालोगे, सीपी बाय सीवी, इसको डिवाइड कर दो इससे, तो कितना आ जाएगा बताओ, F+2/F। इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये लिखा, सीपी को डिवाइड कर रहे हैं सीपी से, सीवी से, तो F+2 डिवाइडेड बाय एफ, ये आ जाएगा गामा। मैं ये पूरा सीक्वेंस सेंटेंस जो है कंप्लीट, ऑर्डर टेबल सब कुछ लिखवा दूंगा। पहले ये नोट करना है, इंटरनल एनर्जी की हेल्प से हमने सीवी निकाला है।
देखो यहाँ से ये क्लियर होगा, कुछ लोगों का डाउट भी आया है, तो क्लियर होगा कि सीपी और सीवी किसी भी गैस के मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास पे डिपेंड नहीं करेंगे। वो बस इस बात पे डिपेंड करते हैं सिंपली कि गैस कैसी है, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तीनों का सीपी सेम होगा। और हीलियम और आगे जितनी भी डायटोमिक, सॉरी, हीलियम और जितनी भी मोनोएटॉमिक होती है, उन सबका जो सीपी होगा या सीवी की वैल्यूज होगी वो सब एक जैसी होगी। देखो अब अल्टीमेटली इसका जो टेबल होता है, निकुंज शायद बहुत बार मैसेज कर रहा है, पर मैं उसको मैसेज सेंड कर चुका हूँ, शायद मैसेज रीड नहीं कर रहे हो और बार बार मैसेज करे जा रहे हो मुझे आप। एक बार प्लीज मैसेज रीड कर लो। हम लोगों ने अभी जो एग्जाम्पल बताया था, एग्जाम्पल में हाइड्रोजन के लिए हमने 5 क्यों लिया, 7 क्यों नहीं लिया, क्योंकि लो टेम्परेचर पे कंसिडर कर रहा हूँ। अगर हाई टेम्परेचर लूंगे तो आपको 7 लेना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर हाइड्रोजन है, लो टेम्परेचर है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी टेकन एज 5। ठीक है। ये सब कुछ बहुत बेसिक पॉइंट्स है, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाते हैं। मतलब ये सब कुछ जो इतने बेसिक पॉइंट्स हैं कि 5 कब लेना है, 7 कब लेना है, अगर मैंने 5 बोला है तो बाय डिफॉल्ट इट इज अंडरस्टूड। मतलब इतना हमारे बीच अब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर मैंने 5 बोला है तो मैंने इसको लो टेम्परेचर कंसिडर करते हुए बोला है। और अगर हाई टेम्परेचर दिया होगा क्वेश्चन में, एग्जाम में लिखा है कि कंसिडर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑल्सो, या हाई टेम्परेचर 7 ले लेना आप। अब जो टेबल था, देखो, नोट करने से पहले मैं समझा दूं ये टेबल कैसे बनाए। सबसे पहले इसमें हम गैस लिखेंगे, कौन सी गैसेस हैं। मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, लीनियर पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक। फिर डायटॉमिक में भी याद करो लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम याद है, 3, 5, 7, 5+N, 6+N। ये ऑलरेडी हम लिख चुके थे। अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा, सीवी कितना है, Fr/2। देखो सीवी होगा Fr/2। जैसे अब आपसे कोई बोलता है मोनोटॉमिक का सीवी बताओ, तो मोनोटॉमिक का सीवी कितना होगा, 3r/2। एफ की वैल्यू रख दो। डायटोमिक का कितना होगा, तो लो टेम्परेचर पे 5r/2, हाई टेम्परेचर पे 7r/2। वैसे ही लीनियर और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक का, यहाँ पे n क्या है, n नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये n क्या है, जल्दी बताओ n क्या है ये। याद है आप लोगों को n क्या है, क्या है n। हाँ, जो हम लोगों ने x लिखा था, वाइब्रेशनल के लिए जो हम लोगों ने x लिखा था, जो आपको दिया होगा अगर कभी आपको पॉलीएटॉमिक गैस दी जाएगी तो। वाइब्रेशनल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बट हाँ अगर लो टेम्परेचर मेंशन है तो चिंता ही मत करना। लो टेम्परेचर दिया हुआ है कि लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस या नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस इज एट लो टेम्परेचर, तो हटा देना इसको तब। ठीक है। ये मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसका। अच्छा सीपी कितना होगा, सीपी के अभी मैंने डिराइव करके बताया था आपको। इसमें मुझे आर जोड़ना है तो मुझे क्या मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा। तो देखो इन सब में मैं आर जोड़ देता हूँ, आर जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, सब में आर का एक्स्ट्रा एडिशन कर दिया है मैंने। अब इसके बाद जो कॉलम नंबर 3 और 4 है उनका रेशियो निकाल लो, 4/3। उससे मुझे क्या मिलेगा, हर एक गैस का गामा मिल जाएगा। ये गामा पता है कहाँ यूजफुल होगा, गामा यूजफुल होगा जब मैं बात करूंगा एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस की जब मैं बात करूंगा तब गामा यूजफुल होगा मेरे लिए, कि अगर मान लो हाइड्रोजन को हम एडियाबैटिक प्रोसेस में कंप्रेस कर रहे हैं तो बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो यहाँ पे गामा की रिक्वायरमेंट होगी उस गैस के लिए, तो ये गामा अब हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो टेबल इंपॉर्टेंट है, पूरा टेबल याद रखना है, यही फर्स्ट लॉ है। मतलब इसी टेबल के हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हर एक गैस का गामा देख लो, मोनोएटॉमिक का, डायटॉमिक का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही होंगे बस।
हेडिंग कुछ भी नहीं है, वो तो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद ये टेबल है जो हमें यूज करना है गैस का, गामा, सीपी और सीवी का। चलिए, डन, नोटेड। अब ये सब कुछ करने के बाद फाइनली अब हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के अंदर जितने भी कंसेप्ट हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, किसी न किसी कंसेप्ट का यूज होगा। अच्छा, नोट नहीं किया है, ठीक है, मैं 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ। हम सबका एवरेज स्पीड लेकर चलेंगे। किसी ने नोट कर लिया तो वो रिवाइज कर लो, किसी ने नोट नहीं किया तो बार बार मैसेज मत करो। हम 1 मिनट का टाइम सबको और दे देंगे, ठीक है। और किसी ने नोट कर लिया है तो बार बार कूद कूद के मैसेज मत करो कि सर नोटेड नोटेड, ठीक है। हम सबकी एवरेज स्पीड, वो होता है ना, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पढ़ लिया है क्या आप लोगों ने? हाँ, अरे वाह, बढ़िया, गुड। या फिर ऐसे समझ लो, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में जो लिमिटिंग रिएजेंट होता था, या फिर केमिकल काइनेटिक्स में जो स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाला कंसेप्ट। थोड़ा बहुत देखो, हमें केमिस्ट्री याद है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत 5-1% केमिस्ट्री तो हमें भी आता है।
चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें केमिस्ट्री पसंद नहीं थी। केमिस्ट्री तो हमें बहुत पसंद थी, बट हम बहुत कोशिश करते थे, बट कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट लगता था सब्जेक्ट मुझे काफ़ी, मतलब पर्सनली मुझे चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो केमिस्ट्री ठीक लगता था, बट चीज़ें याद करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता था। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी बेंज़ीन बनाने में। कितनी भी कोशिश कर लो, परफेक्ट हेक्सागोन बनता नहीं था। नहीं, स्केल से कैसे बनाओगे बेंज़ीन? स्केल से बनाते हैं क्या बेंज़ीन? जितना मुझे याद है वो कुछ होते थे केक्युले स्ट्रक्चर, देवा स्ट्रक्चर, ऐसा ही कुछ होता था शायद। क्या पता, सब भूल गए हम तो। चार मोल हाइड्रोजन है, इमेजिन करो अब आप लोग। 4 मोल हाइड्रोजन है, 250 केल्विन पर आपको टेम्परेचर ले जाना है 270 केल्विन पर। पूछा है कि हीट कितनी रिक्वायरमेंट होगी और वर्क कितना करेगी गैस, अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में ले जाते हो और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में ले जाते हो। चलिए आंसर में इंडिकेट कर देता हूँ, पहले आंसर क्या आना चाहिए। आंसर आना चाहिए ये। सॉल्व करके भी देखेंगे अब हम लोग इसको। हालांकि पहला क्वेश्चन था बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन, बिल्कुल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था। 4 मोल हाइड्रोजन 250 से 270 ले आना है।
देखो मैंने डायरेक्टली डेल्टा टी लिख दिया है, ठीक है। डेल्टा टी दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें 250 से 270, टेम्परेचर कम ही है वो, ठीक है, कम ही टेम्परेचर के आसपास दिख रहा है, रूम टेम्परेचर से भी कम है, तो मान सकते हैं कि लो टेम्परेचर है। पहले पार्ट हमसे पूछा है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। देखो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में मुझे बस ये बताओ कि हीट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हमें पता है हीट की रिक्वायरमेंट होती है एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। एन कितना है 4। हाइड्रोजन का सीपी बताओ। याद है हम लोगों ने सीपी और सीपी लिखा था, जितना मुझे याद आ रहा है 5r/2 लिखा था, चेक कर लेना, बहुत बार मैं गलती कर देता हूँ। सीपी लिखा था 5r/2, ये था 7r/2, पर चेक कर लेना आपकी तरफ से क्लास नोट्स में 7r/2 लिखा था शायद हमने, ठीक है। और डेल्टा टी कितना है 20, 7/4। देख लो एक बार, कैंसिल हो जाएगा 10 और 7/4 28, 280 आर। ये आ गया क्यू 280 आर के इक्वल। ये तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट की। इसमें डाउट किसी को कुछ पूछना हो? अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करा है, अभी इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड करा है कि हीट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है, रिक्वायरमेंट ऑफ हीट इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी 280 आर। अब देखो इसको अगर मान लो मुझे न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना हो, सपोज मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और मुझे आर की वैल्यू रखनी है, तो आपको याद है मैंने बताया था अगर आप हीट को कैलोरी में फाइंड करना चाहते हो तो कैलोरी में फाइंड करने के लिए आपको आर रखना पड़ेगा 560। पर अगर मान लो आप इसी कैलकुलेशन को परफॉर्म करना चाहते हो जूल्स में, जूल में भी चल जाएगा आंसर हमारा। जूल में आंसर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। जूल में आंसर लाने के लिए हमें 280 इंटू 8.314, तो ये हमारा आंसर किस में आ जाएगा, जूल्स में आ जाएगा। मैं फिर रिपीट करूंगा, जब भी आप यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, अगर आपको आंसर चाहिए कैलोरीज में तो आर की वैल्यू आप रखोगे 2, आंसर अगर एसआई में चाहिए, जूल्स में चाहिए, आर की वैल्यू रखोगे आप 8.314। बहुत सिंपल सी बात है। चलो अब वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन के लिए याद है उस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन कितना होता था भाई, पीडीवी। कांस्टेंट प्रेशर में पीडीवी होता था, पी डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी, वो सब चार अलग अलग प्रोसेस में लिखवाया था कि गैस कितना वर्क करेगी। तो बताओ यहाँ से वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन में एन होगा 4, आर की वैल्यू मुझे रखनी है डेल्टा टी 20 है। पर एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे कभी भी आर को 2 मत रखना वर्क डन में। इसका रीजन बता दूं क्या है। देखो हीट को कोई दिक्कत नहीं है, हीट के लिए चल जाएगा कि आप वर्क डन, सॉरी हीट के लिए चल जाएगा कि आप रिजल्ट जो है वो कैलोरीज में फाइंड करते हो, जूल में फाइंड करते हो। कैलोरीज में भी आंसर एप्लीकेबल है, जूल में भी आंसर एप्लीकेबल है जब मैं हीट की बात करता हूँ। पर वर्क डन की सिर्फ एक ही यूनिट होगी और वो होगी जूल। वर्क डन कैलोरीज में नहीं निकलता है, कैलोरी हीट की यूनिट होती है। तो यहाँ पर जब मैं फाइंड करूंगा तो मुझे यहाँ पर आर को रखना ही 8.314 पड़ेगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आगे चेक कर लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना, बहुत ईजी सा कैलकुलेशन है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 640, 650, 660, 660, 670 के आसपास कुछ आएगा, देख लेना। 665 आना चाहिए। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। अच्छा बी पार्ट से पहले देख लो जल्दी से ए पार्ट, मुझे अब बता दो किसी को डाउट है क्या ए पार्ट में, तो हम लोग बी पार्ट में प्रोसीड करें फिर। ये 8.134 कौन रख रहा है भाई, 8.314 होता है, 8.134 नहीं, 8.314। अच्छा हाई टेम्परेचर किसके ऊपर एज्यूम करना है, देखो ऐसे कुछ पर्टिकुलर बाउंड्री, प्रिसाइज बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है। वो आपको एग्जाम में ना डायरेक्टली मेंशन्ड होगा कि इस टेम्परेचर को आप कंसिडरिंग हाई टेम्परेचर, मतलब ऐसा लिखा होगा, या तो दिख जाएगा बहुत लो टेम्परेचर है, या फिर वो लोग मेंशन कर देते हैं हर क्वेश्चन में स्पेशली कि कंसिडर हाई टेम्परेचर।
कोई फिक्स बाउंड्री से बिल्कुल नहीं होगी। आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि 315 तक एप्लीकेबल है, उसके बाद हाई टेम्परेचर मानेंगे, ऐसा कुछ पर्टिकुलर बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट कांस्टेंट वॉल्यूम। कितना जाएगा ये? 200 आर, 400 कैलोरीज। वर्क डन 0। वर्क डन 0 क्यों है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ए से बी, बी से सी से ए, और इसमें आपको कुछ वैल्यूज दी है और कुछ फाइंड करना है। आंसर आना चाहिए +4 जूल। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसी में सॉल्व करके बता देता हूँ। ये फाइंड करना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा डेल्टा यू ए से बी, फिर बी से सी, और फिर सी से ए। तीनों का जो सम होगा वो होगा 0। क्यों होगा 0? साइक्लिक प्रोसेस है, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, सेम पॉइंट पर आ रहे हो,
तो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिलना चाहिए हमें 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए से बी। ए से बी कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, इस डेटा की हमें कोई जरूरत ही नहीं थी, अननेसेसरी दिया हुआ डेटा है, हटा दो, कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ कंफ्यूज करके दिया गया है डेटा, कोई यूज नहीं है। हमें पता है एसीबी आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। फिर बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस में आते हैं डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। पर क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट नहीं देते हैं, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन। 4 जूल का वर्क हो रहा है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी -4। लास्ट स्लाइड बता रहा हूँ फिर से, ये देख लो, इसको नोट करना था। हाँ देखो, डेल्टा यू सी से ए है तो आपका ये रिजल्ट है। अगर डेल्टा यू ए से सी पूछते, अगर डेल्टा यू ए से सी पूछते, फिर वो हो जाता है इसका जस्ट अपोजिट -4। ठीक है, अभी तो अदरवाइज हमारा आंसर आएगा सी से ए तो +4। हाँ, नॉन कंडक्टिंग कंटेनर का मतलब एडियाबैटिक होता है, पर हम आपको नहीं बताएंगे। जो लोग डाउट पूछ रहे हैं, अभी से अगर हम बता देंगे तो वो क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो खत्म हो जाएगा। अभी से अगर हम आपको बता देंगे कि ये एडियाबैटिक कंटेनर है और इसमें प्रोसेस की इक्वेशन लगेगी, तो क्वेश्चन का जो सरप्राइज है, जो मीनिंग है, वो खत्म हो जाएगा, और इसीलिए हम आपको नहीं बताएंगे। आपको खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन। जो लोग शायद मीन्स फॉलो करते होंगे, उन्हें समझ में आ गया होगा इसके पीछे का रीजन। और बाकी लोग जो है वो फिजिक्स पढ़ो, जिन्हें क्लियर नहीं पाया मीनिंग, वो फिजिक्स पढ़ेंगे।
1 2 3 4 स्टूडेंट्स का आंसर अभी तक आ गया है, सही आंसर आ चुका है। हम 1 मिनट का टाइम और देंगे, सब लोग ट्राई कर लें। आंसर आना चाहिए 300%। देखो इक्वेशन भी सबको क्लियर होगी। स्टार्टिंग हम लोग करेंगे प्रोसेस के आइडेंटिफिकेशन से। नॉन कंडक्टिंग कंटेनर मतलब हीट एक्सचेंज जीरो होगा। देखो टेम्परेचर गैस का इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, गैस एक्सपेंड कर सकती है, कंप्रेस हो सकती है, उससे टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है, पर बाहर से हम कोई हीट सप्लाई नहीं कर रहे और नहीं वो हीट बाहर सप्लाई कर पाएगा। ठीक है, तो एनर्जी का एक्सचेंज जो है बाहर सराउंडिंग से वो जीरो है, हीट का एक्सचेंज। तो ये प्रोसेस हो जाएगा। सबसे पहली बात हम प्रोसेस आइडेंटिफाई करेंगे। प्रोसेस कौन सा होगा? प्रोसेस होगा एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एक बार हम लोगों ने प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, तो फिर पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है। और वैसे सॉरी, अपने से टेम्परेचर पूछा है तो अपन कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? टी वी की पावर गामा माइनस वन, क्योंकि हमसे टेम्परेचर पूछा है तो मैं इक्वेशन चेंज कर देता हूँ। टी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? टी इनिशियल को मान लो टी है, और जो वी इनिशियल है उसको मान लो वी है। अब हम बात करते हैं मोनोएटॉमिक गैस का जो गामा होता है वो होता है 5/3। फाइनल टेम्परेचर मुझे फाइंड करना है, वो मुझे नहीं पता है, उसको मैं लिख देता हूँ टी प्राइम। टी प्राइम क्या है? फाइनल टेम्परेचर। फाइनल वॉल्यूम देखो कितना है, इट इज कंप्रेस्ड टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम टू 12.5%। मतलब उसका फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया है? इनिशियल वॉल्यूम का 12.5%। मतलब डायरेक्ट लिख दूँ V/8। होपफुली किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं होगा इसमें, अगर कन्फ्यूजन हो तो बता देना। अगर फाइनल वैल्यू 12.5% हो जाएगी इसका मतलब 1/8 हो जाएगी। नहीं, 17.5% नहीं होता, 12.5% होता है 1/8। 100, 50, 25, 12.5, हाफ, 1/4, 1/8। ठीक है, 12.5% में वो वैल्यू हो जाएगी V/8। अब इसके आगे मैं हेल्प नहीं करूंगा, सॉल्व करना सबको आता है। टी प्राइम आ जाएगा, टी प्राइम आ जाएगा 40। कैलकुलेशन बाद खुद से ट्राई करके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। टी प्राइम आ जाएगा 40, और टी प्राइम इक्वल्स टू 40 आने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? आपसे पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालोगे? परसेंटेज इंक्रीज निकलेगा चेंज या इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100। बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। प्रोसेस का आपको आइडिया लग गया है। प्रोसेस आइडेंटिफाई करो, प्रोसेस की इक्वेशन लगाओ, और कैलकुलेशन पार्ट है। पावर कैसे ली? अच्छा, पावर कैसे ली वो, पावर ली, ये आपको फॉर्मूला याद है? अच्छा बता देता हूँ, देखो क्या आपको क्लियर हो रहा है क्या? ये में ये इक्वेशन याद है सबको? देखो टी वी की पावर गामा माइनस वन मैंने बताया था पहले भी।
कहाँ गया, ये देखो ये रहा, टीवी की पावर गामा माइनस वन। ठीक है, क्यों लिखा मैंने ये, क्योंकि इक्वेशन प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन, अब बात आई गामा की। देखो गामा मैंने अभी पढ़ाया था टेबल में, मोनोएटॉमिक का गामा कितना होता है, 5/3। और मुझे कैसे पता मोनोएटॉमिक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है गैस को मोनोएटॉमिक कंसिडर करना है, तो उसको लिखा मैंने 5/3। 5/3 माइनस वन कितना होता है, 2/3। आगे 8 की पावर 2/3 पता है ना कितना होता है, 8 की पावर 2/3 4 हो जाएगा। हेलो, हाँ शायद वॉइस लैग करी थी, बट सबको क्लियर होगा। गामा समझ में आ गया, 5/3 क्यों है, मोनोएटॉमिक गैस है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अगर वॉइस क्लियर नहीं थी तो। गामा 5/3 है मोनोएटॉमिक के लिए। अब आगे तो सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, अब इसके बाद वैसे एक काम आप ये कर सकते हो कि एचसीवी से आप लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक है उसमें फर्स्ट लॉ के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हालांकि अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, बट अब आपको एक, देखो थ्योरी का आइडिया तो लग गया है। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे करने में सॉल्व, पर अब क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। किसके क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन की। अब आप चाहो तो फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन एचसीवी से ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हो, और मॉड्यूल में उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने अभी तक टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, जिस सीक्वेंस में उन्होंने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं वो भी आप होमवर्क के लिए उसको आप कंसीडर कर सकते हो। एचसीवी की पीडीएफ डाल दें? नहीं नहीं, ये तो पायरेसी हो जाएगी ना। ये तो आप हमसे गलत काम करवा रहे हो। मतलब अगर मान लो भारती भवन पब्लिशर वालों को पता चला तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ, ये अलग बात है कि आप लोग गूगल पे अकाउंट में मान लो किसी को अगर एचसीवी की पीडीएफ चाहिए हो, 2000 3000 रुपीज ट्रांसफर करता है, तो एक बार हम ये फिर भी रिस्क ले सकते हैं, पर उसके बिना रिस्क कैसे लें हम। हाँ याद है ना, वो आप लोग पढ़ते थे जब इन सब की स्टार्टिंग हुई थी तो बार्टर सिस्टम से हुई थी। बार्टर सिस्टम में किसी को कुछ चाहिए तो उसको वो मिलता था, रिटर्न में सामने वाले को क्या चाहिए वो देना पड़ता था। जैसे रिटर्न में अगर किसी को आईफोन चाहिए, तो आपके पास आईफोन है, हमारे पास एससीवी की पीडीएफ है, तो वो बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज हो सकता है। चलिए तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को पॉज करेंगे और नेक्स्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल अच्छा, मेक मिनट हो सेटिंग्स ट्रांसफर कर देता हूँ, सर आ गए हैं क्या देखना। ठीक है चलो, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम पे आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।